संदीप करेगा कोहली का शिकार। आरसीबी वर्सेस आरआर का ये मुकाबला आईपीएल का 2025 का अगला मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक तरफ है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और एक तरफ है राजस्थान रॉयल्स। आरआर वर्सेस आरसीबी ड्रीम 11 प्रेडिक्शन, ड्रीम 11 टीम मेकिंग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कौन कौन से वो प्लेयर्स हैं जो राजस्थान से यहाँ पे परफॉर्मेंस देंगे। ग्राउंड एकदम नया है, जयपुर का ग्राउंड है जहाँ पे ये मुकाबला होने वाला है। सवाई मानसिंह स्टेडियम, आपने नाम सुना होगा। इस सीजन का पहला मैच है। पिछले साल 2 मैचेस खेले गए थे। पिच में काफी चेंजेस है। वो पुरानी सवाई मानसिंह जयपुर वाली पिच नहीं है जहां पे स्पिनर्स बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस दे देते। पिच चेंज हुई है, हालांकि डायमेंशन ग्राउंड के अभी भी बड़े हैं। तो उस हिसाब से कौन कौन से प्लेयर्स आपके लिए अच्छे होंगे? क्या आपको एक्सप्रेस पेस बॉलर जोफ्रा आर्चर जैसे प्लेयर्स को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए इस ग्राउंड पे, या फिर आपको संदीप शर्मा जैसे बॉलर्स जो एकदम स्लो बॉलर्स हैं उन पे भरोसा जताना चाहिए? हर एक चीज, हर एक डिटेल हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो यूट्यूब पे आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो हिट है और इस वीडियो में सारी इन्फो है इस मैच के रिलेटेड, और पिछले मैचेस से आप देख ही रहे हैं, अंदाजा लगा ही रहे हैं किस लेवल का हमारा एनालिसिस होता है। सबसे पहले वीडियो की हम शुरुआत करें उससे पहले आप वीडियो पे अपना एक प्यारा सा लाइक छोड़ दीजिए। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो यूट्यूब आपको झटपट नोटिफिकेशन भेजेगा हमेशा जब भी मेरा वीडियो अपलोड होगा, या फिर मेरी शॉर्ट भी जाएगी, शॉर्ट रील जो अपलोड करता हूं वो भी अगर जाती है तो आपको सबसे पहले दिखाएगा। यानी आप तक इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचेगी। अगर चाहते हैं आप तक इंफॉर्मेशन सबसे जल्दी पहुंचे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अभी कर दीजिए। आगे चलते हैं वीडियो पे और देखते हैं आरआर आरसीबी के मैच में क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड। हेड टू हेड रिकॉर्ड हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देते क्योंकि वो पुराने रिकॉर्ड होते हैं और हर साल स्क्वाड चेंज होता है। आरसीबी का भी, आरआर का भी और भी बाकी टीमें हैं, तो हेड टू हेड आपको बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं देंगे, थोड़ा बहुत दे पाएंगे। अगर हम बात करें इन दोनों टीमों के बीच के हेड टू हेड मैचेस की, आरसीबी वर्सेस आरआर के बीच में, तो 29 मुकाबले खेले गए हैं जिसमें से आरसीबी ने 15 जीते, आरआर ने 14 जीते। तो यहां भी अगर आप देखें तो एकदम टक्कर चल रही है। तो हेड टू हेड में भी एक मैच आरसीबी जीतती है, एक आरआर जीतती है, एक आरसीबी जीतती है, एक आरआर जीतती है, ऐसे ही कुछ होता है। अगर हम बात करें आखिरी 5 मुकाबलों की तो उसमें 2 मैच आरसीबी ने जीते हैं और 3 जीते हैं आरआर ने। तो यहां से भी कुछ बहुत ज्यादा अंदाजा हमें देखने को नहीं मिल रहा है। स्क्वाड अगर आप दोनों टीमों का देखें, एनालिसिस करें तो पाएंगे कि थोड़ा सा आरसीबी जो है वो मजबूत नजर आ रही है। आरआर के प्लेयर्स भी बहुत अच्छा करते हैं पर अभी थोड़े से इनकंसिस्टेंट नजर आ रहे हैं। मेरे हिसाब से 55% चांस आरसीबी के विन करने का हो सकता है और 45% चांस राजस्थान रॉयल्स के विन करने का हो सकता है। यानी राजस्थान के जीतने का चांस थोड़ा सा कम रहेगा और आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के जीतने का चांस थोड़ा सा ज्यादा रहेगा मेरे हिसाब से, जो मैंने एनालिसिस करा है। और आगे मैं आपको वो पूरा एनालिसिस समझाऊंगा कि कैसे ये चीजें पॉसिबल होंगी। पिछले 2 मैचेस देखो पहले आप। 2024 में इन टीमों ने आपस में 2 मुकाबले खेले हैं और इन दोनों मुकाबलों में कौन सी टीम के कौन कौन से प्लेयर्स चले हैं उन पे बस आप थोड़ी सी एक नजर डाल लो। आरसीबी आरआर का एक मैच हुआ था जिसको आरआर ने जीता, आरसीबी आरआर का एक और मैच हुआ जिसको आरआर ने जीता। पिछले साल दोनों मैचेस जो है वो राजस्थान रॉयल्स जीत के गई है आरसीबी के सामने। आरसीबी से रजत पाटीदार ने 34 का स्कोर किया लास्ट टाइम जब ये लोग आपस में खेले। कोहली ने 33 रन स्कोर करा, लोमरान ने 32, कैमरून ग्रीन ने 27, फिर यहां पे सिराज के 2 विकेट, फर्गसन का 1 विकेट, करण शर्मा ग्रीन का 1-1 विकेट। आरआर की तरफ से जायसवाल का 45 का नॉक आया, रियान पराग का 36, हितमायर का 26, संजू सैमसन 17, आवेश खान 3 विकेट, अश्विन 2 विकेट, संदीप शर्मा, चहल, ट्रेंट बोल्ट 1-1 विकेट। उस टाइम पे काफी प्लेयर्स ऐसे थे जो अब इस साल स्क्वाड में है नहीं, जैसे कि अश्विन हो गए या फिर आप बात कर लीजिए चहल हो गए, बोल्ट हो गए, ये सब प्लेयर अब स्क्वाड में है नहीं। और ऐसे ही आप देख रहे हैं आरसीबी के स्क्वाड में भी काफी प्लेयर्स, लोमरॉर हो गए, कैमरून ग्रीन हो गए, सिराज हो गए, वो लोग अभी अवेलेबल नहीं है, वो दूसरी टीमों में जा चुके हैं। पिछले साल एक और मैच था जिसमें कोहली ने आरआर के खिलाफ 113 लगाया था। डुप्लेसी 44, टॉपली 2 विकेट और चहल और सिराज ने 1-1 विकेट निकाले थे। आरआर की तरफ से बटलर ने 100 बनाए थे, संजू सैमसन 69, चहल 2 विकेट, नांद्रे बर्गर 1 विकेट। ये इनके बीच के हेड टू हेड मैचेस हैं और जिन प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस दी उनके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको इन्फो दे दिया है। आगे वाली स्लाइड में हम और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें जानेंगे और बिल्कुल कोर में जाके हम एनालिसिस करने वाले हैं। पर उससे पहले अगर आपने फैनलाइन 11 एप्लीकेशन को अभी तक अपने मोबाइल में डाउनलोड नहीं करा तो कब करेंगे? आईपीएल निकल जाएगा, आप ये प्राइज मिस कर देंगे 3 लाख का। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने इस ऐप को डाउनलोड किया तो सबसे पहले तो आपके मोबाइल में जैसे ही ऐप जाएगा 50 रुपए का रियल कैश आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? जैसे ही आप मेरा रेफर कोड लगाएंगे, नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करेंगे इस एप्लीकेशन को, तो 5 रुपए तो तुरंत आपके अकाउंट में आ जाएंगे, वो भी डिपॉजिट वॉलेट में। जो आपको पैसा खुद से डिपॉजिट करना पड़ता है ना, वहां पे आपको पैसा मिलेगा कंपनी की तरफ से 5 रुपए। ठीक है, अब आप बोलेंगे मैंने 50 बोला था, 5 क्यों बोल रहा हूं? 5 तुरंत मिल गए।
50 आपको बाकी के 45 कैसे मिलेंगे? 10 आधार वेरिफिकेशन, 10 पैन वेरिफिकेशन और 25 बैंक वेरिफिकेशन के बाद। मतलब आपको केवाईसी भी करना होगा, जिसमें 1 से 2 दिन लगते हैं। आपका केवाईसी भी हो जाएगा, विद इन 1 डे भी हो जाएगा। अगर सुबह से डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो 4-4, 5-5 घंटे में डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई हो जाते हैं। तो सुबह से शुरू करेंगे तो रात तक आपका हो जाएगा। 50 रुपए का रियल कैश मिलेगा, उस कैश से मैचेस को खेल लीजिए। दूसरे का पैसा है, आपका भी नहीं है। तो अगर आप हार भी गए तो कोई दुख नहीं होगा, और जीत गए तो जीतते रहो, खेलते रहो, और विन करो, विड्रॉ कर लो। इससे बेटर डील नहीं हो सकती। अभी डाउनलोड करो FAN911 एप्लीकेशन को, और जो भी आप इन्वेस्ट करोगे ना आईपीएल में, उस बेस पे आपकी एक रैंकिंग भी चलेगी, जिसमें 3 लाख का इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड है। आप जितना इन्वेस्ट करोगे, चाहे उनका खुद का पैसा कर दो FAN9 का, वो भी काउंट होगा। तो इससे बेटर और क्या डील हो सकती है? विन कीजिए आईपीएल। कहां पे? FAN911 एप्लीकेशन पे। बात करते हैं इस ग्राउंड की, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर। पहला मैच इस सीजन का यहां पे होने वाला है। ग्राउंड डायमेंशन सबको पता है, मुझे नहीं पता आपको कितनी नॉलेज है इस ग्राउंड की नहीं है। मैं आपको सारी नॉलेज दे दूंगा, क्योंकि आप इस वीडियो पे आए हैं। अब आप इस वीडियो पे आए हैं तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस मैच के लिए। सबसे पहले समझिए ग्राउंड को। ग्राउंड के डायमेंशन थोड़े से बड़े हैं। नॉर्मल आजकल आप देख रहे हैं आईपीएल में ग्राउंड छोटे होते जा रहे हैं, पर ये जो ग्राउंड है ना, ये थोड़ा सा बड़ा है। तो यहां पे जो स्पिनर्स होते हैं ना, वो गेम में तो रहते हैं, ठीक है, जो बहुत हाई क्वालिटी स्पिनर्स होते हैं, चेंज ऑफ पेस करने वाले, वो सब स्पिनर्स जो हैं, मिस्ट्री स्पिनर्स जो हैं, वो यहाँ पे काफी अच्छा वर्क करते हैं, है ना। तो उन स्पिनर्स को आपको टारगेट करना होगा। हालांकि पिछले 1-1.5 साल में यहाँ की पिच में भी काफी बदलाव आया है। पहले की जो पिच होती थी वहां पे स्पिनर्स बहुत ज्यादा टर्न पाते थे, पर अभी की जो पिच यहाँ पे जयपुर की इस्तेमाल होती है, वहां पे बहुत ज्यादा टर्न नहीं होता है। डे मैच है, दिन का मुकाबला है, ड्राई सर्फेस आमतौर पर यहाँ पे होती है। तो आप ये मान के चलना कि टर्न तो मिलेगा, पर शायद बहुत ज्यादा ना मिले। पर अगर बहुत ज्यादा बॉल ग्रिप हुई और बहुत ज्यादा टर्न मिला ना, तो स्पिनर्स भी धमाल मचा सकते हैं। खास करके वनीदू हसरंगा जैसे कुछ स्पिनर्स हैं दोनों टीमों में, जो अच्छा कर सकते हैं इस विकेट पे भी, जो अब पहले के मुकाबले थोड़ी सी कम टर्नर बची है। एक बैलेंस ग्राउंड आप इसको बोल सकते हैं। तकरीबन 175 के आसपास की स्कोरिंग होती है, 175, 180 के आसपास मान लीजिए। हर मैच में इतनी ही एवरेज स्कोरिंग है। बहुत ज्यादा रन्स नहीं बन रहे, जैसे कि आप देख रहे हो हैदराबाद में 250-250 बन जाता है, बेंगलुरु चिन्ना स्वामी में आपका 220, 221 ऐसा स्कोर बनता है। वो स्कोर नहीं, 175, 180 बिल्कुल क्रिकेटिंग विकेट है ये। मतलब यहां मैच देखने में आपको मजा आने वाला है। बल्लेबाजों के लिए भी कुछ ना कुछ है, और बोलर्स में थोड़ा सा बाइस्ड हो गया है कि भाई अब पेसर्स को मदद मिलने लगी है। वरना पहले पेस और स्पिन इक्वल होते थे, क्योंकि स्पिन भी डोमिनेट करता था। बट पिछले कुछ सालों में जो पिच चेंज हो रही है, उसमें अब स्पिन का बहुत ज्यादा महत्व इस ग्राउंड पे नहीं बचा। जाना जाता है ये स्पिन के लिए ग्राउंड, पर अब वो नहीं देखने को मिलता। आगे मैं आपको बताऊंगा। यहां पे चेजिंग टीम ज्यादा सक्सेसफुल होती है। जो भी टीम चेस करती है ना, उसको बहुत फायदा होता है। देखो ड्यू वगैरह तो कुछ नहीं आएगा, वो ड्यू का एडवांटेज नहीं होगा, पर इवनिंग गेम्स में ड्यू का एडवांटेज मिलता है, पर दिन वाले गेम में नहीं होगा। 37 मुकाबले जीते हैं बैटिंग सेकंड टीम ने, तो जो भी टीम मेरे हिसाब से टॉस को विन करेगी वो चेजिंग करना पसंद करेगी। एवरेज स्कोरिंग 162 के आसपास है, पर 100 रिसेंट टाइम पे 175, 180 आप पकड़ लीजिए। 217 हाईएस्ट टोटल है और 59 लोएस्ट टोटल है इस ग्राउंड पे 58 मैचेस में। तो ये है सवाई मानसिंह जयपुर की पिच। 2 मुकाबले जो आखिरी यहां पे खेले गए, 22 अप्रैल 2024 को मुंबई वर्सेस राजस्थान, और एक खेला गया राजस्थान वर्सेस गुजरात 10 अप्रैल को। ये पिछले साल के 2 मुकाबले हैं, और दोनों मैचेस को आप देखिए हाई स्कोरिंग रहे हैं। मतलब यहां के हिसाब से ठीक है, 179, 196 इतना ही बनता है, बहुत ज्यादा स्कोर भी यहां पे नहीं बनता है। तो बहुत अच्छा भी अगर बल्लेबाज खेलेगा तो 195 या 200 तक बड़ी मुश्किल से पहुंच पाता है। ये वो विकेट नहीं है बड़े आसानी से 200 पहुंच जाए, ठीक है। पिछले 2 मैचेस में फास्ट बॉलर्स को 14 विकेट मिले और स्पिनर्स को 5 विकेट मिले हैं। ये पहले विकेट ऐसी नहीं होती थी। पहले की अगर विकेट के आप विकेट्स देखेंगे ना, मतलब 1.5 साल पहले की अगर आप स्टैट उठा के देखेंगे, तो जो लास्ट 2-3 मैच आप कंसीडर करेंगे, वहां पे पेस बराबर स्पिन ही होगा, क्योंकि स्पिनर्स को भी मदद मिलती थी। बट पिछले 1-1.5 साल से स्पिनर्स को मदद मिलना कम हो गई। ये टर्न जो है वो थोड़ा सा पिच पे कम हुआ है। हेड टू हेड मैचेस देखिए, इन दोनों टीमों के बीच में 9 मैचेस हो गए, जिसमें से आरसीबी ने 4 जीते हैं और राजस्थान ने 5 जीते हैं, ठीक है। आरसीबी के 9 में से 4 मुकाबले विन है इस ग्राउंड पे, और टोटल अगर आप आरआर के मैचेस देखें राजस्थान रॉयल्स के, तो 57 में से 37 विनिंग्स है। मतलब अच्छा ग्राउंड है राजस्थान का जयपुर में। इस पिच पे अच्छी पकड़ है राजस्थान टीम की, तो हो सकता है राजस्थान भी इस मैच में विन कर जाए, ठीक है। अब देखिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की प्लेइंग 11, एक एक प्लेयर की इंपॉर्टेंस बताऊंगा। ग्राउंड बड़ा है, ध्यान रखिएगा डायमेंशंस का। बैटिंग बैलेंस्ड है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एज नहीं होगा। ऐसा नहीं कि 200-300 वाली, मतलब 200-250 वाली विकेट नहीं है ये।
175, 180 इतना पकड़ लीजिए। फिल सॉल्ट और विराट कोहली टीम के लिए ओपन करेंगे, ठीक है। ये दोनों प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो ये फ्लैट विकेट्स पे काफी अच्छा करते हैं फिल सॉल्ट, पर ये बैलेंस विकेट है तो परफॉर्म तो ये करेंगे पर बहुत ज्यादा शायद स्कोर ना कर पाए, ठीक है। इनको मेन प्रॉब्लम स्पिन से होती है, पर आजकल विकेट पे बहुत ज्यादा टर्न बचा नहीं है, मतलब जयपुर में भी नहीं बचा, तो फिल सॉल्ट एक सेटिस्फैक्टरी पारी खेल सकते हैं। बहुत लंबा नहीं जाएंगे बट बहुत जल्दी भी विकेट नहीं देंगे, इतना ध्यान रखिए। विराट कोहली चेज मास्टर हैं, इनिंग्स को बिल्ड करते हैं। इस ग्राउंड पे इनकी इनिंग्स भी बहुत अच्छी रही हैं। अगर मैं अभी आपको स्टैट्स बताऊंगा ना, थोड़ी देर में मैं आपको स्टैट्स बताने वाला हूं, तो विराट कोहली की इवन शतक भी आ रखी है इस ग्राउंड पे। तो एक प्लेयर है जो इंपॉर्टेंट है, जो चाहिए भी है टीम को पावर प्लेज में, क्योंकि शुरुआत तेज होती है, उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस, फील्ड रिस्ट्रिक्शंस पड़ जाते हैं, तो विराट पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद में जब विकेट थोड़ा सा स्लो पड़ भी गया तो विराट इनिंग्स को बिल्ड कर सकते हैं, तो वो एक एडवांटेज रहेगा। नंबर 3 पे आएंगे देवदत्त पडिक्कल। इनकी अगर हम बात करें तो ये आजकल बहुत अच्छे फॉर्म में तो नहीं है, पर अभी फॉर्म पकड़ने लगे हैं, पर ये ग्राउंड बैटिंग के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, तो आप इनका मान के चलना कि वही 22-25 रन की इनिंग से ज्यादा शायद ये ना खेल पाए। मुझे इनसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं होती, इनसे बेटर परफॉर्मेंस तो फिल सॉल्ट कर रहे हैं। और विराट कोहली सबसे बढ़िया पिक होंगे इस बैलेंस्ड विकेट पे। हल्का सा यहाँ पे बैटर्स को एज है पर बहुत ज्यादा नहीं है, तो विराट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। रजत पाटीदार स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, अगर पिच धीरे धीरे स्लो पड़ती है तो उसका सीधा एडवांटेज रजत पाटीदार को जाने वाला है, जो स्पिन को बहुत बढ़िया खेलते हैं और स्लो पिचेस पे भी स्ट्राइक वगैरह रोटेट करके काफी अच्छा खेल लेते हैं। कभी कभार इनको प्रेशर सिचुएशंस में अपना विकेट देते हैं, जब बहुत ज्यादा डॉट बॉल्स फेस कर लेना उसके बाद एक प्रेशर इनमें आ जाता है, पर अब धीरे धीरे स्टेबिलिटी आ रही है। 2 प्लेयर हैं आरसीबी की तरफ से जो टॉप प्लेयर है। सबसे पहले नंबर पे आप मार्क करो विराट कोहली, दूसरे पे मार्क करो रजत पाटीदार, फिर तीसरे पे आप चाहो तो फिल सॉल्ट को रख सकते हो, और पडिक्कल को तो मैं चौथे पे भी नहीं रखूंगा, ठीक है। आ जाओ लियाम लिविंगस्टन पे। हो सकता है इस ग्राउंड पे इनसे भी आप 1-2 ओवर बॉलिंग देख लें। अब ये नॉर्मल बॉलिंग भी करेंगे ना, तो हो सकता है कैचेस वगैरह के चांस ये बना दे, क्योंकि ग्राउंड बड़ा है, सामने वाली टीम इनको हिट करने को देखी, क्योंकि प्रॉपर बॉलर नहीं है, तो हो सकता है कि आप कह सकते हैं ना, कभी कभी होता है कि तुक्के में विकेट मिल गया, वो इनके साथ हो सकता है। अगर इनको टीम ने बॉलिंग दे दी और सामने वाली टीम तो इनको पक्का हिट करेगी, क्योंकि ये मेन बॉलर तो है नहीं, पार्ट टाइम गेंदबाज हैं, और अगर कहीं मिस टाइम हो गया सामने वाली टीम से, मान लीजिए रियान पराग, हैतमायर, काफी हिटर्स है टीम के पास मिड ऑर्डर में, है ना, अगर उन लोगों ने इनको हिट करने की कोशिश करी और थोड़ा सा मिस टाइम हो गया ना, तो कैचेस वगैरह से एक आध विकेट आपको लेके दे जाएंगे। प्लस बल्लेबाज अच्छे ठीक ठाक हैं, मतलब रिलायबल तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब शॉट सिलेक्शन तो बहुत एक्सट्रीमली खराब होते हैं इनके, और इस बड़े ग्राउंड पे इनके लिए इजी भी नहीं होगा 6 हिटिंग करना, ठीक है। तो एक मॉडरेट पिक होंगे, बहुत अच्छे भी नहीं है, और क्योंकि कभी कभी मौके बनाते हैं विकेट की, कभी रन्स भी बना लेते हैं, तो बहुत खराब पिक भी नहीं है, पर भरोसेमंद तो बिल्कुल नहीं है। जितेश शर्मा के अगर आप रिकॉर्ड देखें तो इस टीम के सामने और इस ग्राउंड पे ठीक ठाक रिकॉर्ड है, एक अच्छे प्लेयर हैं जितेश शर्मा, आप टीम में चाहो तो कंसीडर कर सकते हो, बट बैटिंग पोजीशन काफी डाउन है। टीम ने पिछले मैच में कुणाल पांड्या को टिम डेविड से पहले भेज दिया था, बट कुणाल पांड्या ना तो एक अच्छे बल्लेबाज हैं ना तो एक अच्छे बॉलर हैं। इनकी बॉलिंग बहुत प्रिडिक्टेबल है, और बल्लेबाजी बीच में मुंबई की तरफ से जब खेले थे एक बार, तो काफी अच्छी बीच में बैटिंग की है इन्होंने, उसके बाद से फिर इनका बैटिंग फॉर्म भी चला गया है। टिम डेविड एक बहुत जबरदस्त फिनिशर है टीम के, बस इनको मौका मिल जाए बैटिंग करने का तो ये बढ़िया रन्स बना सकते हैं, पर इस बड़े ग्राउंड पे इजी नहीं होगा रन बनाना। अभी तक टीमों ने छोटे ग्राउंड्स पे खेला है, तो उसी हिसाब से अगर वो कंटिन्यू फॉर्म रखेंगे ना, तो बाउंड्रीज पे कैचेस काफी होने वाले हैं। फिर इसके बाद देखिए, अब बात आती है मेन बॉलर्स की। अब भाई बॉलर्स पे मैं बहुत फोकस करता हूं, क्योंकि गेम्स कभी कभी बॉलर्स के हाथ में भी आ जाता है। अब सबसे पहले हम इस टीम में अगर बात करें तो सबसे तेज गेंदबाज इस टीम का कौन है? जॉस हेजलवुड। ये आपको 135 से 140 की गति से बॉल करके देगा, 135 से 140 स्पीड है इसकी, और ये जनरली जो है अपनी लाइन लेंथ पे वर्क करता है। लाइन लेंथ और एक्यूरेसी इसका वेपन है, और बाउंस है ना, उस पे ये रिलाई करता है, लाइन लेंथ और बाउंस पे। सीम मूवमेंट ये सब स्विंग सीम उससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। सीम का थोड़ा सा खेल है इसका, पर स्विंग का नहीं है। स्विंग का मेन प्लेयर है जो बॉल को स्विंग करता है दोनों साइड, वो है भुवनेश्वर कुमार। इनका मेन काम स्विंग सीम ये है, मूवमेंट वाला काम इनका है, और इनका काम जो है वो बाउंस क्रिएट करना और लाइन लेंथ पे रहना। लाइन लेंथ से थोड़ा भी भटकते हैं तो इनको शॉट्स पड़ने लगते हैं सामने वाली टीम से। तो हेजलवुड इस टीम के बेस्ट बॉलर है, क्योंकि एक्यूरेसी है, लाइन लेंथ हमेशा बढ़िया रहता है, और स्पीड भी ठीक ठाक है 135 से 140। ठीक है, ये तो होगा 135 से 140 के बॉलर। इसके बाद आती है बारी किसकी? 130 से 135 वाले बॉलर, जिसमें आपको मिल जाएंगे 130 से 135 में भुवनेश्वर कुमार, और 132 से 137 के आसपास आपको मिल जाएंगे यश दयाल। मतलब सबसे तेज गेंदबाज इस टीम में जॉस हेजलवुड है, उसके बाद भुवनेश्वर कुमार है, और उसके बाद सबसे पहले हेजलवुड, उसके बाद यश दयाल, और फिर भुवनेश्वर कुमार। हालांकि यश दयाल और भुवनेश्वर कुमार में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है,
विकेट्स अगर देखिए थोड़ा बहुत भी मूवमेंट पाया गया ना, तो वो भुवनेश्वर कुमार उसका बेनिफिट लेंगे नई बॉल से। नई बॉल से सबसे बढ़िया स्विंग बॉलर है ये, ठीक है। पर रीसेंट टाइम में आपने देखा काफी बीच में इंजरी वगैरह भी इनको हो रखी हैं, क्योंकि अब बहुत नए प्लेयर तो बचे नहीं है। जब नया प्लेयर आता है तो उसके पास रॉ पेस अच्छी होती है, क्योंकि बॉडी में इंजरीज वगैरह नहीं होती हैं। ये हर चीज फेस कर चुके, तो कहीं ना कहीं इनका पेस गिरा है। वो पेस गिरने की वजह से ना, जैसे मान लो जोफ्रा आर्चर बॉलिंग करेंगे और वो मूव करेंगे ना, तो बल्लेबाज को टाइम करने का मौका नहीं मिलता। इनको टाइम करने का मौका मिल जाता है। तो अगर बहुत एक्सट्रीम स्विंग कंडीशंस होंगी, मूवमेंट होगा, तभी भुवनेश्वर अच्छा करेंगे। अगर थोड़ा भी अगर मूवमेंट नहीं मिला तो इस प्लेयर की सबसे ज्यादा पिटाई होगी। ध्यान रखिएगा, हर बार यही चीज मैं आपको बताता हूं और यही चीज आपको मैच में देखने को मिलती है। हेजलवुड को ज्यादा मतलब है नहीं स्विंग विंग से, इनका तो मेन काम है हिट द डेक, अपनी हाइट से बाउंस क्रिएट करना। और इनके पास एक स्पीड भी अच्छी है 135 से 140, मतलब ये टीम के प्राइम बॉलर होंगे जो आपको सबसे ज्यादा विकेट निकाल के दे सकते हैं। यश दयाल समटाइम्स डेथ ओवर्स में गेंदबाजी कर लेते हैं, पर अभी भी ये वर्क कर रहे हैं अपनी शॉर्ट बॉल्स पे, जो इनकी बहुत अच्छी नहीं होती हैं। देखो पावर प्लेज में गेंदबाजी कौन करेगा, एक तो भुवनेश्वर हो गए, कहां लिखूं जगह नहीं बची, ये पावर प्ले का पी लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं भुवनेश्वर कुमार। इनके साथ पावर प्ले में कौन गेंदबाजी कर सकता है, जॉस हेजलवुड आ सकता है, ठीक है। पावर प्ले में जॉस हेजलवुड गेंदबाजी कर सकता है, क्योंकि विकल्प भी इनके पास इतने हैं। हो सकता है शुरुआत में 3 ओवर के आसपास भुवनेश्वर लगातार कर जाए, ठीक है। फिर एक आध ओवर इसका डेथ में, एक आध ओवर इसका डेथ में, और 1-2 ओवर हेजलवुड के डेथ में आपको मिलेंगे। वैसे जनरली हेजलवुड शुरुआत में वो मिड ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, पर आजकल इनका डेथ्स में भी काफी इस्तेमाल हो रहा है। भुवनेश्वर डेथ में अच्छा नहीं करते आजकल, अगर आप देखें ना तो पिटाई डेथ में काफी होती है भुवनेश्वर कुमार की। मिड ओवर्स में आपको सुयश शर्मा और कुणाल पंड्या बॉलिंग करते दिखेंगे, और कुछ ओवर्स आपको लियाम लिविंगस्टन करते भी दिख जाएंगे। पावर प्ले का ध्यान रखिए बस, भुवनेश्वर शुरुआत करेंगे हेजलवुड के साथ, मैक्सिमम ओवर भुवनेश्वर करेंगे, क्योंकि वो शुरुआत में मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं। हेजलवुड बहुत ज्यादा मूव नहीं कर पाते बॉल को, उनका मेन काम वो है नहीं, ठीक है। डेथ ओवर्स में फिर हेजलवुड और यश दयाल की चांस ज्यादा होंगे। एक आधा ओवर बचा भुवनेश्वर का तो वो भी साथ में आ जाएंगे, पर मेन लीड करेंगे डेथ को जॉस हेजलवुड। तो ये है पूरी कहानी इस टीम की। मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी हैं जो आपको शायद यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगी, ठीक है। बहुत ज्यादा बताऊंगा तो वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ जाएगी, फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एक एक बॉलर पे आधे आधे घंटे तो बात नहीं कर सकते, 2-2 5-5 मिनट कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टैट्स की। ये जो मैंने प्लेयर्स आपको बताए ना, उनके बारे में स्टैट्स देख लेते हैं। जैसे फिल सॉल्ट के आखिरी 4 मैच देखो तो लास्ट मैच में 37 का स्कोर है, 4, 14 और 32 का स्कोर है, 25.6 का इसका बैटिंग एवरेज होता है। राजस्थान के सामने लास्ट टाइम खेला तो 10 रन बनाए थे, और इस ग्राउंड पर ये फर्स्ट टाइम खेलने वाला है। इसके लिए बहुत ईजी नहीं होगा, क्योंकि बाउंड्री साइज बढ़ चुका है, ठीक है। तो 6 हिटिंग करने जाएगा तो बाउंड्री पे कैचेस वगैरह दे सकता है, क्योंकि कभी कभी ये बहुत ज्यादा रेकलेस शॉट खेल जाता है फिल सॉल्ट। विराट कोहली एक जिम्मेदार प्लेयर है, और इनके पास शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छे हैं। ग्राउंड बड़ा है तो ये चौकों में डील कर सकते हैं, इनको फिर वो नहीं कि छक्के छक्के मारने हैं, चौकों में गैप्स निकाल सकते हैं, वो ये काम अच्छे से करते हैं। और अंडर प्रेशर और चेजिंग के टाइम तो और बेहतरीन हो जाते हैं। आखिरी मैच में 22 बनाया, उसके पहले 67, 7 और 31 का स्कोर है। बैटिंग एवरेज 38.8 की है। आरआर के सामने रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, एक बार 33 रन का स्कोर है, एक बार 118 है, एक बार 13 है, एक बार 0 है। बैटिंग एवरेज 30.6 है। देखिए एक शतक आया हुआ है, और इस ग्राउंड पर भी एक शतक लगाया है 113 रन का, एक 18, एक 23 और एक 4। बैटिंग एवरेज 37.4 है। लास्ट टाइम 100 बनाया था विराट कोहली ने इस ग्राउंड पे, और इस टीम के सामने भी बना चुके हैं। तो कप्तानी वाइस कप्तानी के एक अच्छे पिक दिख रहे हैं। देवदत्त पडिक्कल के आखिरी 2-4 मैच अगर आप देखें तो धीरे धीरे फॉर्म प्लेयर पकड़ रहा है, बट बहुत अनकंसिस्टेंट चल रहा है। बैटिंग एवरेज 23.6 की चलती है इसकी। राजस्थान रॉयल्स के सामने हालांकि इसने भी एक शतक लगाया, 101 का स्कोर किया था एक बार, 55 की बैटिंग एवरेज है। ये एक अच्छा स्टैट मिला हमें देवदत्त पडिक्कल का कि इसका हेड टू हेड रिकॉर्ड काफी अच्छा दिख रहा है, पर ग्राउंड रिकॉर्ड बहुत बकवास है। आखिरी 4 मैच में देखो हाईएस्ट 27 और लोएस्ट 0 है। बैटिंग एवरेज 17 के आसपास चली गई इस ग्राउंड पे इसकी, तो इस ग्राउंड पे इससे बैटिंग नहीं हो रही है, बड़ा ग्राउंड है। रजत पाटीदार आखिरी मैच में 25 बनाया, 64, 12, 51। स्पिन के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, इस टीम में सबसे बढ़िया प्लेयर हैं जो स्पिन को खेलते हैं मिड ऑर्डर में, इसलिए इनकी स्ट्रेंथ भी मिड ऑर्डर ही है, क्योंकि वहां पे स्पिन का जब गेम आता है तब रजत पाटीदार बैटिंग करने आ जाते हैं। अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा जल्दी विकेट गिर जाए, रजत को पहले बैटिंग करने आना पड़े, तब उनका परफॉर्मेंस गिरेगा। पर अगर पावर प्ले संभाल ले विराट कोहली और फिल सॉल्ट, और उसके बाद कुछ ओवर्स देवदत्त पडिक्कल संभाल ले, तो उसके बाद रजत पाटीदार कंफर्टेबली एक अच्छी इनिंग्स बिल्ड कर सकते हैं। 37 की बैटिंग एवरेज है रजत पाटीदार की, एक जिम्मेदार प्लेयर है। आरआर के सामने लास्ट टाइम 34, 58 और 16 का स्कोर किया है 36 के एवरेज से। इस ग्राउंड पे ये फर्स्ट टाइम खेलेंगे। ऐसे प्लेयर आपको टीम में चाहिए जो इनिंग्स बिल्ड कर सके, जैसे विराट कोहली और रजत पाटीदार। फिर बारी आती है लियाम लिविंगस्टन की, एकदम हिट और मिस टाइप प्लेयर है, पता नहीं कब चलेगा कब नहीं चलेगा। शॉट सिलेक्शन बहुत ज्यादा इसका खराब चलता है, छोटे ग्राउंड्स पे ये कभी कभी बहुत अच्छा कर जाता है, एकदम फ्लैट विकेट हो, छोटी बाउंड्रीज हो, क्योंकि 6 हिटर ये बहुत अच्छा है। पर इस ग्राउंड पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहां पे 6 हिटिंग करना उतना आसान नहीं है, बाउंड्रीज बड़ी हैं। पिछले 4 मैच में इसका एक बड़ा इनिंग है,
बैटिंग एवरेज इसकी 27 की चलती है। आरआर के सामने आखिरी 3 मैच में 21, 9 और 22 का स्कोर है। इस ग्राउंड पे लास्ट टाइम 44 का स्कोर किया था, तो इसका कुछ नहीं कह सकते क्या करने वाला है, पर ले लेना टीम में, क्योंकि बैटिंग में ऊपर आ जाता है और बॉलिंग में अगर एक आध 2 ओवर मिले तो इसको वो बिग बाउंड्रीज का फायदा मिल जाएगा। जितेश शर्मा लास्ट टाइम 3 रन थे, उसके पहले 40, 33, 12, बैटिंग एवरेज 25 है। बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट तो रीसेंट टाइम पे ये भी नहीं बचे। आरआर के सामने अगर आप इनके स्कोर्स देखें तो वो थोड़े से ठीक हैं। 22 रन से इन्होंने 44 रन तक स्कोर किया है। बैटिंग एवरेज इनकी 40 है पिछले 4 मैच में, अगर आप देखें तो 22 से 44, और टोटल एवरेज देखें तो 40 है। ग्राउंड पे फर्स्ट टाइम खेलेंगे। टिम डेविड लास्ट टाइम 37 का स्कोर किया, 132, 22। अगर टॉप ऑर्डर जल्दी फ्लॉप होता है, ज्यादा इनको बॉलिंग खेलने को मिलेगी तो ज्यादा रन्स बना देंगे, पर कभी कभी उतनी बॉलें नहीं मिल पाती है। बैटिंग एवरेज 30 है। लक वाइज प्लेयर है, टीम में ट्राई करना हो ग्रैंड लीग्स में कर लीजिएगा। राजस्थान के सामने आखिरी 4 मैच में एक ही बड़ी नहीं है, 28 का एवरेज है। इस ग्राउंड पर लास्ट टाइम 3 रन थे। कृणाल पांड्या पिछले 4 मैच में बैटिंग में सिर्फ एक बार चले हैं, 30 रन यहां पे बनाए हैं, और पिछले 4 मैच में इन्होंने सिर्फ एक बार 4 विकेट लिए, उसके बाद ना आगे विकेट है ना पीछे विकेट है। इनका स्ट्राइक रेट बहुत खराब है भाई, 27.3 स्ट्राइक रेट आपको बताता है कितनी बॉलों में प्लेयर विकेट लेता है। तो ये कृणाल पांड्या अपने करियर में 27 से 28 बॉलों में एक विकेट लेता है, तो जो इसको बहुत लीस्ट विकेट टेकिंग बॉलर बताता है। मतलब इनसे विकेट लिए नहीं जाते, रन थोड़े बहुत रोक ले तो रोक ले, वरना बहुत प्रेडिक्टेबल बॉलर है, पिटाई होती है। आरआर के सामने भी देखो पिछले 4 मैच में इसके पास कोई विकेट नहीं है, और रन्स भी कोई बहुत ज्यादा नहीं बनाए, 3 रन से लेके 25 तक बनाए हैं। हालांकि इस ग्राउंड पे इसका बैटिंग रिकॉर्ड काफी अच्छा है, ये देखिए 38, 63, 56 का स्कोर किया है, और थोड़े बहुत विकेट भी निकाल रखे हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इनके बॉलर्स की, तो देखो जल्दी से देख लेते हैं। चारों बॉलर जो आखिरी बचे, भुवनेश्वर के आखिरी 4 मैच में 5 विकेट है, कृणाल पांड्या के 4 थे, सुयश के आखिरी 4 मैच में 2 ही विकेट है, हेजलवुड के आखिरी 4 मैच में 6 विकेट हैं, और यश दयाल की आखिरी 4 मैच में 5 विकेट हैं। टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट किसने निकाली है? जॉस हेजलवुड ने, और उसके बाद किसने निकाली है? यश दयाल और भुवनेश्वर कुमार ने। मतलब टीम के 3 अच्छे बॉलर हैं, हेजलवुड, यश दयाल और भुवनेश्वर कुमार। उसके बाद किसी को ट्राई करना हो तो फिर कृणाल पांड्या, सुयश हैं, जो कि बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। ठीक है, अगर आप स्ट्राइक रेट देखें ना, तो लॉन्ग टर्म में स्ट्राइक रेट आपको बहुत अच्छा स्टैट बताता है, मतलब लॉन्ग टर्म में प्लेयर कैसा करता है वो बताता है, क्योंकि पूरे करियर का एक स्ट्राइक रेट होता है। जैसे हेजलवुड का 16.9 है, आमतौर पे ये हर 17 बॉलों में एक विकेट ले जाता है, जो इसका अभी तक एवरेज बना है। वैसे हर 20 से 21 बॉलों में यश दयाल को एक विकेट मिलती है, सुयश को हर 19 बॉल में विकेट मिलता है, और भुवनेश्वर को तकरीबन 21 बॉल में विकेट मिलता है, और कुणाल को तो लगभग 28 बॉलों में एक विकेट मिलता है, जो इनको सबसे लीस्ट विकेट टेकिंग बॉलर बनाता है। कुणाल पांड्या को ना बैटिंग अच्छी कर पा रहे, ना बॉलिंग इनसे हो पाती है। अपोजिशन टीम के सामने परफॉर्मेंस देखें तो आखिरी 4 मैच में यश दयाल के पास 3 विकेट हैं, वहीं 5 विकेट हेजलवुड के पास है आखिरी 4 मैच में। सुयश ने तो एक ही मैच खेला, 0 विकेट है, और आखिरी 4 मैच में भुवनेश्वर के पास 4 विकेट है, कुणाल के पास 0 है। अब देखो यहां भी हेड टू हेड में भी अगर आप देखो ना, तो सबसे ज्यादा विकेट पिछले 4 मैच में ली है हेजलवुड ने, उसके बाद भुवनेश्वर और फिर दयाल है, तो 3 नाम फिर से यही निकल के आए। अब आप देखो इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड, लास्ट टाइम ग्राउंड पे तो रिकॉर्ड सबके खराब है। यश दयाल के आखिरी 3 मैच में सिर्फ 1 विकेट है, स्ट्राइक रेट 60 पहुंच गया है बंदे का। ठीक है, ये लोग फर्स्ट टाइम खेलेंगे, सुयश और हेजलवुड इस ग्राउंड पे फर्स्ट टाइम खेलेंगे। भुवनेश्वर कुमार का देखें तो आखिरी 4 मैच में इस ग्राउंड पे 2 ही विकेट है, स्ट्राइक रेट इनका भी 48 पहुंच गया है, और कृणाल पांड्या का 31 का स्ट्राइक रेट। तो कोई बॉलर इस ग्राउंड पे अच्छा खेला ही नहीं है, पहले मैचेस भी कम ही खेले हैं, पर जितने खेले हैं ना अनइफेक्टिव रहे ये लोग। ठीक है, तो ये सारी स्टैट्स थी जो मैंने आपको बताई। इसके बाद हम आगे प्लेयर बैटल पर नजर डालते हैं, कौन सा बल्लेबाज किस बॉलर के सामने फंसता है, ये वो स्टैट है। जल्दी से बात करेंगे सबसे पहले फिल सॉल्ट की, जो आरसीबी के लिए ओपन करेंगे। हसरंगा की 23 बॉलों पे फिल सॉल्ट के 25 रन है, और एक बार जो है हसरंगा ने इनका विकेट निकाला है। तुषार देशपांडे ने 9 बॉलों में फिल सॉल्ट का एक बार विकेट लिया है। तीक्ष्णा ने 32 गेंदों में एक बार फिल सॉल्ट का विकेट लिया है। अच्छा, तीक्ष्णा शुरुआत में बॉलिंग करने आ सकते हैं, क्योंकि पावर प्लेज में काफी इफेक्टिव रहते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। ठीक है, विराट कोहली ये सबसे बड़ा बैटल है भाई। संदीप शर्मा सामने है, हालांकि बहुत ज्यादा पेस इनके पास नहीं होता है। इनकी बॉलिंग स्पीड अगर आप देखें तो आमतौर पे 129, 130, 132 ऐसी चलती है, उससे ज्यादा की स्पीड से बॉलिंग ही नहीं करते हैं। स्लोअर बॉल्स पे खेलते हैं, थोड़ा सा शुरुआत में मूवमेंट प्रोड्यूस कर लेते हैं, बस उतनी ही इनकी स्ट्रेंथ है। शुरुआत में मूवमेंट मिला तो ठीक है, उसके बाद तो पिटाई पिटाई होती है संदीप शर्मा की। इनका मेन काम जो है वो शुरुआत में मूवमेंट है। ठीक है, स्विंग सीम वही कर पाते हैं, और वो भी शुरुआत में ही, उसके बाद नहीं। 74 बॉल्स कराई हैं विराट कोहली को। विराट कोहली ने 74 बॉल्स पे 107 रन बनाए हैं, और अपना 7 बार विकेट जो है विराट कोहली ने संदीप शर्मा को दिया है। तो संदीप शर्मा क्या विराट कोहली का विकेट ले पाएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखते हैं आप में से कितने लोग हैं जो जानते हैं कि इसमें संदीप शर्मा बैटल को जीतेगा कि विराट जीतेगा। क्या संदीप शर्मा विराट का विकेट लेगा या विराट संदीप शर्मा की पिटाई करेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देवदत्त पडिक्कल का देख लेते हैं। संदीप शर्मा इनका एक बार विकेट ले चुके हैं, जोफ्रा 15 गेंदों में एक बार इनका विकेट ले चुके हैं, और कार्तिकेय इनका एक बार विकेट ले चुके हैं। तुषार देशपांडे 9 गेंदों में रजत पाटीदार का एक बार विकेट ले चुके हैं।
आगे चलते हैं और बात करते हैं जितेश शर्मा की। देखिए जितेश शर्मा, इनका एक बार विकेट तुषार देशपांडे ने लिया है, एक बार विकेट इनका हसरंगा ने लिया है। लिविंगस्टन का एक बार विकेट देशपांडे ने लिया है। टिम डेविड का तो देशपांडे 2 बार विकेट ले चुके हैं, 9 बॉलों में 2 विकेट। ठीक है, संदीप 6 बॉलों में 1 बार विकेट ले चुके हैं। और यहाँ पे देखिए आर्चर ने 14 गेंदों में कुणाल पंड्या की 2 बार विकेट ली है, देशपांडे ने 10 में 1 बार और तीक्ष्णा ने 1 बॉल में 1 बार विकेट ली है। तो ये कुछ बैटल्स है जो आपको मैच शुरू होने से पहले देख लेने चाहिए। अब बात करते हैं फैनलाइन 11 एप्लीकेशन की। अगर आपने अभी तक इस ऐप को डाउनलोड नहीं करा तो करो जल्दी से, 50 रुपए का रियल कैश आपको मिल रहा है। जैसे ही आपको डाउनलोड करेंगे 50 रुपीज आपके वॉलेट में आ जाएंगे, 5 रुपए तुरंत और 45 केवाईसी करने के बाद धीरे धीरे आएंगे। सबसे कम एंट्री फी में ये ऐप आपको खिलाती है, तो इस ऐप पे स्विच करना आपका बहुत जरूरी है। किसी भी ऐप पे जाके देख लेना, इतने कम एंट्री फी में कोई ऐप नहीं खिलाती। और दूसरी चीज 100% TDS और GST फ्री एप्लीकेशन है फैनलाइन 11। इसके अलावा 3 लाख का लीडर बोर्ड भी है, रोज फ्री गिवअवेज भी हैं और सबसे बड़ी बात है गारंटीड ग्रैंड लीग्स जो हमेशा फिल नहीं हो पाती हैं। पिछले 2 दिन से तो हम देख रहे हैं, क्योंकि 2-2 मैच पड़ रहे हैं ना, यूजर बहुत ज्यादा उस ऐप पे है नहीं, तो उसका सीधा फायदा हमें मिल जाता है। मैं तो कभी 2nd रैंक, कभी 3rd रैंक, कभी फर्स्ट भी आ जाता हूं, क्योंकि 30 टीमें डाल के खेलता हूं मैं। जो मैं आपको टीम प्रोवाइड करता हूं उसी में CVC बदल देता हूं और एक आध प्लेयर का कभी कभी चेंज कर लेता हूं। मेरी 30 टीम ऐसे बन जाती हैं। और फैनलाइन 11 पे जीतना सबसे आसान है, खेल के देखो एक बार इस ऐप पे। और 50 रुपए तो आपको मिल ही रहे, आपकी पॉकेट से थोड़ी जा रहे, वही देंगे, उन्हीं के पैसे से खेल लेना। ठीक है, इससे बेटर कोई ऑफर नहीं हो सकता। बात करते हैं अब राजस्थान रॉयल्स की टीम की। जैसे हमने RCB को डिटेल में समझा, वैसे हम राजस्थान रॉयल्स की टीम को डिटेल में समझेंगे। ठीक है, यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन टीम के लिए ओपन करेंगे। दोनों प्लेयर का अगर आप गेम प्ले देखें ना, तो टीम के बेस्ट बल्लेबाज हैं। लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले प्लेयर्स में इन 2 प्लेयर्स का नाम हमेशा टॉप पे रहता है। इसलिए इस ग्राउंड पे भी, जहां पे बाउंड्रीज बड़ी हैं, जायसवाल और संजू सैमसन इनिंग्स को बिल्ड कर सकते हैं। जायसवाल शुरुआत में कभी कभार थोड़े से गलत शॉट खेल जाते हैं और संजू के साथ भी थोड़ी इनकंसिस्टेंसी की समस्या रहती है कि कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, पर मैच विनर है संजू सैमसन। ठीक है, तो दोनों प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों को आप टीम में ले लीजिएगा। मेरे हिसाब से बढ़िया पिक होंगे, इस पे कोई बातचीत करने की जरूरत ही नहीं है। दोनों प्लेयर्स आपकी टीम में डायरेक्टली आने चाहिए बिना किसी डिस्कशन के। इसके बाद नंबर 3 पे नीतीश राणा, ये आपके लिए ग्रैंड लीग पिक बन सकते हैं। रीजन बताऊं क्यों? क्योंकि इस ग्राउंड पे इनके रिकॉर्ड ना बहुत अच्छे हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा जयपुर में इनके रिकॉर्ड, जो आखिरी मैचेस खेले। अगर आप इनके आजकल के फॉर्म को ना देखें ना, तो पहले बहुत इस ग्राउंड पे इन्होंने बड़ी बड़ी इनिंग्स खेल रखी है। तो ये ग्रैंड लीग के लिए ना नीतीश राणा को स्पेशल मार्क कर लेना। इस मैच में आएंगे, क्या पता हो सकता है इसी ग्राउंड पे वापसी कर जाएं अपने फॉर्म में। नंबर 4 पे आपको रियान पराग बैटिंग करते हुए देखेंगे, राइटी बल्लेबाज, और रीसेंट टाइम में अपना गेम प्ले काफी इंप्रूव किया है रियान पराग ने, और कंसिस्टेंट रन्स बनाता है ये मिड ऑर्डर में। अगर शुरुआत में जल्दी विकेट गिर भी जाती ना, तो रियान पराग बीच में संभालने की कोशिश करता है। अभी तक बहुत बड़ा स्कोर तो नहीं बनाया, पर हर मैच में आप देखोगे 25-30 तक तो बंदा पहुंच जाता है धीरे धीरे करके। तो एक इंटेंट है, एक जिम्मेदारी के साथ खेलने वाला प्लेयर है जो आपकी टीम में मेरे हिसाब से होना चाहिए। गैर जिम्मेदार तो फिर नीतीश राणा है, आप देख ही रहे हैं कई मैचेस में छोटे छोटे स्कोर रह जाते हैं, पर रियान पराग ऐसा नहीं होने दे रहे। तो ऐसे प्लेयर्स को टीम में लेंगे तो आपकी टीम लंबा चलेगी। फिर आते शिमरन हेतमायर, इनको टीम जो है एज अ फिनिशर यूज करती है, तो कभी नंबर 5, कभी 6, कभी 7 पे भी आ सकते हैं। तो इनका बैटिंग डिमोशन ज्यादा होता है और आखिरी के 3 ओवर्स में फिर टीम प्रमोट करती है हिटिंग के लिए। इनसे पहले ध्रुव जुरैल आ सकते हैं और उसके बाद ही जहां तक शिमरन हेतमायर को आना चाहिए। ध्रुव जुरैल शुरुआत के कुछ मैचेस अच्छा खेले हैं, रिसेंट टाइम पे इनकी फॉर्म भी काफी अच्छी हुई है, पर कंसिस्टेंसी की अभी भी इनमें कमी नजर आ रही है। और शिमरन हेतमायर की हम बात करें तो ये बहुत अच्छे फॉर्म में है, ये फास्ट बॉलिंग को बहुत अच्छा खेलते हैं। अगर इनके सामने तेज गेंदबाज आ जाए ना, इसलिए तो टीम इनको आखिरी 3 ओवर में भेजती है जब टीम के पास पेसर्स के ही ओवर्स बचते हैं। तो उस टाइम पे ही आप देखो शिमरन हेतमायर हमेशा परफॉर्म क्यों कर जाते हैं, क्योंकि फास्ट बॉलर्स को ये बहुत अच्छे से खेल लेते हैं। अगर एक स्पिनर सामने वाली टीम बचा के रखे ना शिमरन हेतमायर के लिए, तो वहीं पे ही अपना विकेट दे जाएंगे। तो मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दी, अब टीम तक ये मैसेज पहुंच जाए तो भाई अच्छी बात है, वरना हेतमायर हर बार आएंगे आखिरी 3 ओवर में और हमारी टीमें खराब करेंगे। हर बार आप देख रहे हो हेतमायर कभी 25, कभी 30, कभी इवन 50 भी बना दे रहा है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ पे खेल रहा है वो, और टीम भी बहुत अच्छे से इसको भेजती है लास्ट के 3 ओवर या 4 ओवर में। पहले नहीं भेजेगी, क्योंकि आपको पता है बीच में स्पिनर्स के ओवर बचे, वो खेल नहीं पाएगा हेतमायर, तो लास्ट में भेज दो भाई। वनीदु हजरंगा, ये आपके लिए टर्म कार्ड पे हो सकता है इस मैच में। थोड़े बहुत रन बनाने की क्षमता तो है, पर बना नहीं पा रहा है आजकल, पर बॉलिंग बहुत अच्छी करता है, बढ़िया लेग स्पिनर है, और इस बड़े ग्राउंड पे ना वेरिएशंस दिखा के ना ये बढ़िया कैचेस उठवाएगा। मेरे हिसाब से ये इस मैच में एक टर्म कार्ड पिक होगा, एक स्पिन कैटेगरी का। सबसे बढ़िया प्लेयर है हसरंगा, ले लीजिएगा। हो सकता है इस मैच में 1-2 विकेट बड़े आराम से लेके जाए, 3 विकेट भी लेके जा सकता है हसरंगा। अब बात करते हैं इनके बॉलर्स की, जिसमें आते हैं जोफ्रा आर्चर, महेश तीक्ष्णा, हसरंगा की बात हो ही गई, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा और कुमार कार्तिकेय। अगर हम बात करें, पहले फास्ट बॉलर्स को पकड़ लेते हैं। फास्ट बॉलर्स टीम में कौन है? एक जोफ्रा आर्चर है,
एक तुषार देशपांडे हैं और एक संदीप शर्मा है। इन तीनों के बॉलिंग टाइप को समझिए, इनमें से किसको लेना बेटर होगा वो समझिए। देखिए जोफ्रा आर्चर आपको पावर प्ले में गेंदबाजी करते नजर आएंगे और डेथ्स में भी आएंगे, ठीक है। जनरली कभी कभी डेथ में एक आधी ओवर इनका रह जाता है, पावर प्ले में कर लेते हैं, मिड ओवर में खत्म कर लेते हैं, क्योंकि डेथ के पास इनके पास ऑप्शन में तुषार देशपांडे और संदीप शर्मा की ऑप्शन बचती है। हालांकि टीम गलत इस्तेमाल कर रही है, जोफ्रा को एक आध डेथ ओवर हमेशा मिलना चाहिए और खास करके 19वां या 20वां ओवर जो डिसाइडिंग होता है। तुषार देशपांडे का पावर प्ले में भी इस्तेमाल हो सकता है और पावर प्ले में इस्तेमाल संदीप शर्मा का भी हो सकता है और पावर प्ले में इस्तेमाल महेश तीक्ष्णा का भी हो सकता है। रीजन बताता हूं, महेश तीक्ष्णा शुरुआत में रन्स रोकते हैं, जब पावर प्लेज में रन्स पड़ना चालू होते हैं ना, महेश तीक्ष्णा के पास एक ऐसी स्किल है, आप कह सकते हैं एक ऐसा स्पिनर है जो बहुत इकोनॉमिकल साबित होता है पावर प्लेज में। वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स इन द पावर प्ले, यही इसकी स्ट्रेंथ है, मिड ओवर्स और पावर प्लेज में रन्स को रोकना। बहुत विकेट टेकिंग नेचर का प्लेयर ये नहीं है, अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा टर्न मिल जाए ये रन्स को रोक लेता है। या तो टीम रन्स को रोक ले, जोफ्रा के साथ एक साइड से पेस है और एक साइड से रन्स रोकेंगे, या फिर क्या करे जोफ्रा विकेट टेकर को ले आए, जैसे तुषार देशपांडे शुरुआत में अगर जोड़ी को तोड़ना है सामने वाली तो तुषार देशपांडे वो काम कर सकते हैं। या फिर एक और ऑप्शन है संदीप शर्मा का स्विंग मूवमेंट, उसका इस्तेमाल करना चाहेगा क्योंकि संदीप शुरुआत में ही इफेक्टिव है, उसके बाद जैसे ही बॉल पुराना होता है ना संदीप की पिटाई शुरू हो जाती है क्योंकि इनके पास पेस नहीं है। अब पेस की बात करें तो किसके पास कितना है, फास्ट बॉलर्स में अगर आप देखें तो जोफ्रा जो है जनरली 145 से 150 की स्पीड से बॉलिंग करते हैं, 145 से 150 और इवन 150 को भी क्रॉस कर जाते हैं कभी कभी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखेंगे 151 152 ऐसी स्पीड्स पे भी चले जाते हैं जोफ्रा आर्चर। तो ये सबसे तेज गति का गेंदबाज है, बढ़िया यॉर्कर्स प्रोड्यूस करता है, बढ़िया बाउंसर्स मारता है और सबसे बड़ी चीज है मूवमेंट भी है इसके पास। तो कुल मिला के एक पावर पैक प्लेयर जो आपकी टीम में होना ही चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तुषार देशपांडे की, तो इनकी स्पीड अगर आप बॉलिंग में देखें तो तकरीबन आपको मिलेगी 135 से 140, 135 से 140 के बॉलर हैं। अब देखो जहां पे तुषार देशपांडे का एंड होता है 140, 145 से तो शुरुआत होती है जोफ्रा आर्चर की, तो तुषार वो चीज नहीं ला पाएंगे तो जोफ्रा लेके आएंगे। इनको टाइम करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत तेज गति से गेंदबाजी करते हैं, बहुत एक्यूरेसी से करते हैं। तुषार देशपांडे के पास थोड़ी सी स्पीड भी कम है और एक्यूरेसी भी कभी कभी इनकी जो है थोड़ी बहुत लाइन लेंथ हिल जाती है, तो इनकी पिटाई आप देखते हैं कभी कभी काफी अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो देशपांडे के पास 135 से 140 का पेस है और फिर लास्ट आते हैं संदीप शर्मा जिनके पास पेस है लगभग 128 से 130 131 मान लो, इससे ज्यादा की बॉलिंग नहीं करते हैं। तो सबसे स्लो गेंदबाज टीम के यही है 128 से 130, ठीक है। इसलिए शुरुआत में मूवमेंट में इनका इस्तेमाल कर लो, बढ़िया है, बाद में करोगे तो इस प्लेयर की सबसे ज्यादा पिटाई भी आप देखते हो कभी कभी होती है, अनइकोनॉमिकल साबित होता है। बाकी तीक्ष्णा के बारे में बता दिया कि पावर प्ले में इस्तेमाल करें तो रन्स रोक सकता है पर बहुत ज्यादा विकेट टेकिंग नेचर का नहीं होगा। हसरंगा विकेट टेकर है, ये इंटरनेशनल लेवल पे भी एक्सेल करता है, सबसे जबरदस्त स्पिनर। और कुमार कार्तिक है, वो 2-3 ओवर निकालेंगे मिड ओवर्स में क्योंकि इनके पास 6 बॉलर हो गए, ठीक है। अब इन 6 बॉलर्स में ओवर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, जोफ्रा पूरे 4 ओवर करेंगे, ठीक है। तीक्ष्णा 3 से 4 ओवर पकड़ लीजिए, हसरंगा पूरे 4 ओवर करने चाहिए, ठीक है। तुषार देशपांडे 3 ओवर के आसपास, संदीप 3 ओवर के आसपास और जो ओवर बचेंगे 2-3 ओवर वो कुमार कार्तिक को मिल जाएंगे। हो सकता है देशपांडे पूरे 4 भी करके जाएं क्योंकि वो विकेट टेकर है, पर आर्चर और वनीदू कंफर्म 4-4 ओवर करेंगे। तो ये हो गई बात इस टीम की और थोड़ी बहुत चीजें मैंने आपको इस टीम के बारे में भी बता दी। अब हम स्टैट्स देख लेते हैं और कौन कौन से प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं स्टैट्स के बेसिस पे वो भी देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं हम जायसवाल से, खत्म करेंगे हम कुमार कार्तिकेय पे। यशस्वी जायसवाल लेफ्टी बल्लेबाज हैं, आखिरी 4 मैच में 6, 67, 4, 29 का स्कोर है, एवरेज 30.4 है। अगेंस्ट आरसीबी पिछले मैच में 45 है, उसके पहले 0, 0, 47 है, बैटिंग एवरेज 21.1 है। एट ग्राउंड रिकॉर्ड देखें तो लास्ट टाइम यहां पे 100 बनाया था, उसके पहले 24, 0, 5, बैटिंग एवरेज 34.5 का है। कुल मिला के एक डिसेंट पिक है, आपको टीम में लेना ही चाहिए। संजू सैमसन की बात करते हैं, इनके रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं, इवन कप्तान वाइस कप्तान बनाने लायक ये प्लेयर हैं, बताऊंगा क्यों। सबसे पहले तो मैच विनर है, बस एक ही चीज की कमी है, इनकंसिस्टेंसी। शुरुआत में थोड़ी बहुत रन्स बना के इनकंसिस्टेंटली बहुत खराब शॉट खेल जाते कभी कभी। 41 लास्ट मैच में बनाया, 38 उसके पहले, 20 उसके पहले, 13 उसके पहले। ग्राफ इनका थोड़ा सा उठने लगा है, आप देख रहे हो शुरुआत आईपीएल में जो हुई थी उसके बाद से लगातार रन्स में इंप्रूवमेंट आ रहा है। बैटिंग एवरेज 31.1 है,
आरसीबी के सामने आखिरी 4 मैच में एक बड़ा नॉक है, 69 का बैटिंग एवरेज 21 है। ग्राउंड पर रिकॉर्ड इनका बहुत अच्छा है, लास्ट टाइम 38, 68, 69, 15, बैटिंग एवरेज 40 का है। तो कुल मिला के इस ग्राउंड पे ये अच्छे नॉक्स खेलने के लिए जाने जाते हैं, आपको ट्राई करना चाहिए। वैसे भी स्पिन को अच्छा खेल लेते हैं संजू मिड ओवर्स में, मतलब थोड़ा सा अगर सेट हो जाए उसके बाद। नीतीश राणा स्पिन के सबसे जबरदस्त प्लेयर हैं इस टीम में, अगर हम देखें एक एक्सपीरियंस भी है इस प्लेयर के पास, पर सबसे बड़ी चीज है कि फॉर्म नहीं है। पिछले 4 मैच में एक ही बड़ा इनिंग खेला है और 30 का बैटिंग एवरेज है बंदे का। आरसीबी के सामने लास्ट टाइम 48 बनाए थे और कोई बड़ा स्कोर है नहीं, 27 के एवरेज से खेले हैं। इस ग्राउंड पे इनके स्टैट्स आई थिंक सबसे अच्छे होंगे, 49, 45, 107, 35, बैटिंग एवरेज 118 चला गया है, क्योंकि कुछ मैचेस में ये नॉट आउट भी गए हैं, तो जिसके चलते बैटिंग एवरेज बहुत बढ़ गया है 118। और हर मैच में आप देखो पिछले 4 मैच से कंसिस्टेंटली रन्स तो बन रहे हैं इस प्लेयर के, तो इसलिए मैंने आपको ये ग्रैंड लीग में मार्क करवाया था नीतीश राणा कि भाई ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना, इस प्लेयर के स्टैट बहुत अच्छे हैं। फिर बात करते हैं रियान पराग की, जो कंटिन्यूसली टीम के लिए 25 से 35, 40 रन तक बना रहे हैं। ये देखो 26, 43, 37, 25 पर बहुत बड़ा इनिंग नहीं खेल पा रहे, पर ऐसा प्लेयर भी आपके लिए काम कर जाता है। ऐसे प्लेयर्स की अगर आप लिस्ट उठाए ना पूरे आईपीएल में, तो आपको एक नीतीश रेड्डी मिलेंगे कंसिस्टेंट रन बनाने वाले, एक रियान पराग मिल जाएंगे, और भी ढेर सारे बहुत सारे प्लेयर है, पाटीदार है, जो बहुत बड़ी इनिंग्स तो नहीं खेल पाते पर एकदम जल्दी विकेट भी अपना नहीं देते हैं। तो ऐसे प्लेयर आपकी टीम में हमेशा होने चाहिए। बैटिंग एवरेज 29 का है रियान पराग का। आरसीबी के सामने आखिरी 4 मैच में 2 बार अच्छा खेला हुआ है बंदे ने, 29 का एवरेज है। ग्राउंड पे आखिरी 4 मैच में इसने 3 बार बहुत अच्छे इनिंग्स खेले, 76, 84, 43, बैटिंग एवरेज 41.3 है। तो ग्राउंड पे रिकॉर्ड रियान पराग का भी बहुत अच्छा है। फिर बात करते हैं ध्रुव जुरैल और हेटमायर की। पिछले 3-4 मैच अगर आप दोनों के देखें ना, तो ध्रुव जुरैल से बेटर परफॉर्मेंस हेटमायर ने निकाल के दी है, क्योंकि आखिरी के 3-4 ओवर में बैटिंग करने आता है जनरली लास्ट 3 ओवर्स में, और वहां पे पेस होता है और पेस हेटमायर को पसंद है। बैटिंग एवरेज 29 का है हेटमायर का और 25 का एवरेज ध्रुव जुरैल का है। आरसीबी के सामने आखिरी 4 मैच में कुछ बहुत अच्छा नहीं खेले हेटमायर, एज अ फिनिशर है, जब बैटिंग जितनी मिलेगी उतना ही तो स्कोर करेंगे। बैटिंग एवरेज अच्छा है क्योंकि बहुत बार नॉट आउट रह जाते हैं। ध्रुव जुरैल के आखिरी 4 मैच आरसीबी के सामने खराब है। ग्राउंड पर रिकॉर्ड देखे तो आखिरी 4 मैच में अभी तक कोई बड़ा इनिंग नहीं आया है हेटमायर का, और आखिरी 4 मैच में ध्रुव जुरैल ने भी कोई बहुत अच्छा बड़ा स्कोर नहीं करा। अब इनके बॉलर्स की बात करते हैं। हसरंगा बैटिंग में आपको फ्लोटर एज अ फ्लोटर ऊपर जा सकते हैं, बैटिंग में रन्स बना सकते हैं, वो क्षमता है इनके पास। आखिरी 4 मैच में टीम के लिए 7 विकेट निकाले इस बंदे ने। आर्चर ने आखिरी 4 मैच में 5 विकेट टीम के लिए निकाले। तीक्ष्णा ने आखिरी 4 मैच में 4 विकेट, देशपांडे ने आखिरी 4 मैच में 5 विकेट, संदीप ने आखिरी 4 मैच में 4 विकेट और कार्तिकेय ने आखिरी 4 मैच में 3 विकेट निकाले हैं। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला प्लेयर इस टीम से जो है सबसे ऊपर है वनीदु हसरंगा, उसके बाद 2 प्लेयर एक साथ आएंगे, जोफ्रा आर्चर और तुषार देशपांडे। बस ये 3 प्लेयर का आपको ध्यान रखना है, आपकी टीम बन जाएगी। संदीप और तीक्ष्णा ने 4-4 विकेट निकाले हैं, इन प्लेयर्स के बाद उनके नंबर आते हैं, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म में स्ट्राइक रेट देखें तो सबसे विकेट टेकिंग नेचर का प्लेयर कौन है? तुषार देशपांडे। ये रन्स तो लीक करता है बट विकेट टेकर है, यही इसकी खूबी है। 16.4 का स्ट्राइक रेट, यानी हर 16-17 बॉलों में ये विकेट लेता है। वैसे हर 21 से 22 बॉलों में कार्तिकेय विकेट लेते हैं, 20 से 21 बॉलों में संदीप विकेट निकालते हैं, 21 से 22 बॉलों में तीक्ष्णा और 17 से 18 बॉलों में आर्चर विकेट लेते हैं। और सबसे विकेट टेकिंग कौन है? तुषार देशपांडे से भी ज्यादा विकेट टेकिंग नेचर का प्लेयर है वनीदु हसरंगा। हर 14 से 15 बॉलों में ये 1 विकेट ले जाता है अपने करियर में, T20 करियर में। आरसीबी के सामने अगर आप स्टैट्स देखें तो किसकी कैसी स्टैट है देखो। आखिरी 4 मैच में जोफ्रा के पास 2 ही विकेट है। हसरंगा फर्स्ट टाइम खेलेंगे आरसीबी के सामने, पहले आरसीबी में भी हुआ करते थे। तीक्ष्णा के आखिरी 4 मैच में आरसीबी के सामने 4 विकेट है। देशपांडे के 4 विकेट है आखिरी 3 मैच में। संदीप के आखिरी 4 मैच में 4 विकेट और कुमार कार्तिकेय ने एक ही मैच खेला, 1 विकेट है। तो कोई बहुत एक इंप्रेसिव परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा किसी प्लेयर का आरसीबी के सामने। ग्राउंड पे रिकॉर्ड देखे ना तो लास्ट टाइम 5 विकेट ले गए थे संदीप शर्मा इसी ग्राउंड पे, तो ध्यान दीजिए संदीप शर्मा इस ग्राउंड पे 5 विकेट लेके गए हैं। स्लोअर बॉल्स का प्रयोग करते हैं, बहुत ज्यादा पेस नहीं है, शुरुआत में इनका अगर इस्तेमाल हो तो बहुत अच्छा है, फिर मिड ओवर्स में बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं बचते। तुषार देशपांडे ने भी आखिरी 4 मैच में देखो 2 बार 3-3 विकेट इस ग्राउंड पे निकाले हैं। तो तुषार देशपांडे सबसे विकेट टेकिंग नेचर के प्लेयर है इस ग्राउंड पे। 13.5 की स्ट्राइक रेट है बंदे की, हर 13-14 बॉल में विकेट ले रहा है। संदीप को हर 22-30 बॉल में विकेट मिलती है, हर 24 बॉल में पे तीक्ष्णा विकेट लेते हैं, 1 विकेट निकाला, उसी हिसाब से परफॉर्मेंस। स्ट्राइक रेट 21.5 है जोफ्रा का, हर 21-22 बॉल में जोफ्रा यहां पे विकेट लेते हैं। और हसरंगा इस राउंड में फर्स्ट टाइम खेलेंगे। तो ये थे सारे स्टैट्स जो आपको देख लेने चाहिए मैच शुरू होने से पहले। आप कुछ प्लेयर बैटल्स देखेंगे, फिर टीम पे डिस्कशन करेंगे। जायसवाल का आप स्ट्रगल देखिए, जायसवाल के सामने देखो यश दयाल का इस्तेमाल कर सकती है टीम, क्योंकि यश दयाल ने पहले भी जायसवाल को परेशान किया है। तो पावर प्ले में ना आप दयाल को भी देख सकते हैं, भुवनेश्वर हेजलवुड की जगह पे भुवनेश्वर और दयाल का स्पेल आप देख सकते हैं शुरुआत में। हो सकता है पहले ओवर लेके यश दयाल आ जाए। 19 गेंदों में 2 बार विकेट ले चुके जायसवाल की, 28 रन बनाने दिए। हेजलवुड की काफी पिटाई करी जायसवाल ने, 13 गेंदों में 1 बार विकेट दिया, 38 रन बनाए इनकी बॉलों पे। यहां पे देखिए सैमसन, संजू सैमसन, भुवनेश्वर कुमार 92 बॉल्स में अब तक 4 बार विकेट ले चुके हैं।
राणा की 36 बॉलों में भुवनेश्वर ने 2 बार विकेट निकाली है और रियान पराग की दयाल ने 12 बॉलों में 1 बार विकेट निकाली है। एक अच्छा बैटल जो हमें मिला वो यश दयाल और जायसवाल का मिला, जिसके चलते टीम क्या कर सकती है, टीम आरसीबी दयाल को शुरुआत में इंट्रोड्यूस कर सकती है बॉलिंग में। ये पावर प्ले में आपको देखने में समझ में आ जाएगा कि जायसवाल के सामने दयाल क्यों आ रहा है। और आखिरी बैटल है जिसमें हेटमायर का 1 बार विकेट भुवनेश्वर कुमार ने लिया है, पर क्योंकि आपको पता है हेटमायर को पेस पसंद है तो उनकी 20 बॉलों पे भी 46 रन बना दिए हैं। तो भुवनेश्वर को डेथ के लिए बचाना मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि भुवनेश्वर डेथ में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते नहीं है। ऊपर से हेटमायर वहां पे डेथ में होंगे तो एक अच्छा बॉलर आपको डेथ में चाहिए पड़ेगा इनको संभालने के लिए, हेटमायर को। इतना कुछ डिस्कशन हो गया, आधे घंटे से लगे पड़े हैं, अब थक भी चुके हैं, एनर्जी भी डाउन हो चुकी है, पर थोड़ी सी एनर्जी और बढ़ाते हैं। अगले 5 मिनट 2-5 मिनट और डिस्कशन करते हैं, क्योंकि अब बनानी है टीम और यही सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है किसी भी वीडियो का जो मैं प्रोड्यूस करता हूं, और उसी बेस पे मैं टीम बनाता हूं, क्योंकि सारा एनालिसिस करने के बाद आपको हर एक चीज बताने के बाद वो टीम बनती है। सबसे पहले हमने ग्राउंड देखा, फिर से रिवाइज करते हैं। पूरा ग्राउंड देखा, ग्राउंड है 175-180 का, एक बिल्कुल स्पोर्टिंग विकेट है जहां पे बल्लेबाजों को भी मदद है और कॉम्पिटेटिव एकदम के बल्लेबाज भी इंपॉर्टेंट है और बॉलर्स भी हैं। हालांकि कुछ थोड़ी सी बाइस्ड पिच है जिसके चलते फास्ट बॉलर्स यहाँ पे ज्यादा सक्सेसफुल है स्पिनर्स के मुकाबले, जो होना नहीं चाहिए था। एक पुरानी जो पिच थी पहले जयपुर की, वहां पे स्पिनर पेसर्स जो है बराबर चलते थे, पर अब जो वहां पे विकेट बन रहा है ना, उसमें स्पिनर्स का रोल थोड़ा कम हो गया है, पेसर्स थोड़ा सा ज्यादा डोमिनेट करते हैं, और सबसे ज्यादा डोमिनेट पेसर्स और बल्लेबाज दोनों ही, क्योंकि बहुत ज्यादा रन भी नहीं बनते। ठीक है, उसी हिसाब से ये टीम है। 1 मिनट के अंदर आपको समझा देता हूं किस प्लेयर को क्यों लिया है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये रही 3 करोड़ की टीम ड्रीम 11 की। एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले कैप्टन बनाएंगे विराट कोहली को, चेज मास्टर हैं, प्रेशर कंडीशन में सबसे अच्छा खेलते हैं इस ग्राउंड पे, और इस टीम के सामने इनके कई बार शतक आ चुके हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा टीम का कप्तानी के लिए विराट कोहली। इसके बाद हम वाइस कप्तान संजू सैमसन को रखेंगे। इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड इनका बहुत अच्छा है, हालांकि रिसेंट टाइम में थोड़े से इनकंसिस्टेंट ये हो गए हैं, पर फिर भी वाइस कैप्टनसी के एक अच्छे ऑप्शन नजर आ रहे हैं। फिर हम टीम में रखेंगे फिल सॉल्ट को और रजत पाटीदार को और यशस्वी जायसवाल को। तीनों अच्छे बल्लेबाज हैं। ये विकेट थोड़ा सा हल्का सा बैटिंग को एडवांटेज तो देती है, हालांकि ग्राउंड बड़ा है जिसके चलते हो सकता है फिल सॉल्ट और जायसवाल शुरुआत में गलतियां करे, ग्राउंड पे कैचेस वगैरह उठा दे, पर रजत पाटीदार से हमें उम्मीद है कि ये इनिंग्स को बिल्ड करेंगे और लंबा चलेंगे। इसके बाद लिविंगस्टन, हसरंगा और रियान पराग हमारी टीम में है, जिसमें कंसिस्टेंसी के लिए रियान पराग बैटिंग में जाने जाते हैं। हसरंगा आपको बॉलिंग से विकेट लेके दे सकते हैं, क्योंकि इस ग्राउंड पे जो कि बड़ा ग्राउंड है जयपुर का, वहां पे हसरंगा कैचेस वगैरह उठवा सकते हैं और इजीली विकेट्स वगैरह निकाल सकते हैं। इस ग्राउंड पे प्रेशर में डाल सकते हैं बल्लेबाज को। लिविंगस्टन के शॉट काफी खराब होते हैं, तो हिट और मिस टाइप पे ले लीजिए बस टीम में। हेजलवुड का पेस जो है वो जोफ्रा आर्चर के बाद सबसे ज्यादा पेस से बॉलिंग करने वाला प्लेयर यही है, अपनी लाइन लेंथ पे वर्क करता है और बाउंसर्स पे रिलाई करता है। और जोफ्रा आर्चर की बात करें तो अपनी यॉर्कर्स पे रिलाई करते हैं और एक्सप्रेस पेस जो कि इनका 150 प्लस टच कर जाता है वो इंपॉर्टेंट है। और देश पांडे वैसे तो बहुत अनइकोनॉमिकल बॉलर होते हैं, पर ये भी विकेट टेकर तो है ही। तो ये मेरी कंप्लीट टीम हो जाती है आरआर वर्सेस आरसीबी के मैच में। आरआर वर्सेस आरसीबी ड्रीम 11 प्रेडिक्शन, आरआर वर्सेस आरसीबी ड्रीम 11 टीम मेकिंग यहां पे होती है समाप्त। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो यूट्यूब आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले भेजेगा। बस यही कारण है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कराने का। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।